अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, सुबह खैर। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मॉर्निंग स्पॉट NTN न्यूज़ टीवी पर, और मैं हूं आपका मेज़बान शाह मोहम्मद, जहां गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी। नाज़रीन इकराम, हर नई सुबह अपने साथ एक नया मौका, एक नई उम्मीद और एक नई कामयाबी का पैगाम लेकर आती है। जो लोग सीखने, मेहनत करने और दूसरों की ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं, वही लोग मुआशरे की असल ताकत होते हैं। आज के प्रोग्राम में हम सेहत, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, समाजी खिदमत, क़यादत, इवेंट मैनेजमेंट की कामयाबी और शख्सियत साजी जैसे अहम मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, और उम्मीद है कि मुझे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप हमारे इस गुफ्तगू में अगर शामिल होना चाहते हैं, लाइव कॉल करना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे मौजूद मेहमान गिरामी से आप जो है वो सवालात कर सकते हैं। 021-343-1433 हमारा ये PTCL नंबर है, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं, बिला तातुल आपका हम जो है अपने मेहमानों से तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर सिद्रा अहमद, जो कि प्रेसिडेंट हैं सेंटर फॉर अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स की। आपको मैं शो में खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देन हमारी दूसरी गेस्ट हैं निदा इमरान, जो कि इवेंट डायरेक्टर हैं, और आपका भी ताल्लुक़ जो है वो सेंटर फॉर अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव से है, और आपसे बहुत सारी इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे ख्वातीन पर। देन हमारे साथ GM फराज साहब, जो कि कंसल्टेंट हैं स्पीच थेरेपी, और साथ में मैं ये कहूँगा कि पैथोलॉजिस्ट हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हैं, और इनसे हम खुलकर आज जो ऑटिज़म बच्चों में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हकला के बोलना, देर से बोलना, उस पर आज हम खुलकर जो है वो GM फराज साहब से बात करेंगे। आपको भी शो में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देन हमारे आज के जो चौथे मेहमान हैं, उनका ताल्लुक़ जो है वो सेल्स से है, और जो लोग सेल्स का काम करते हैं उनको मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो बैकबोन ऑफ द कंपनी होते हैं। जब आप कोई कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं और उसकी प्रोडक्ट जब आप मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो उसको बेचने का एक फ़न चाहिए होता है। तो उस शोबे से ताल्लुक़ है जनाब शकील अहमद कुरैशी साहब, आप हैं कंसल्टेंट, तो आपको भी शो में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच शाह साहब। थैंक यू। देन हमारे एंटरटेनमेंट और हमारे साथ रेगुलर होते हैं जनाब सैयद काशिफ अली, जो कि मशहूर और मारूफ सिंगर है और ख़ूबसूरत आवाज़ रखते हैं। गाए बगाए इनको भी हम सुनते रहेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ। डॉक्टर साहब, ख़वातीन को एम्पावरमेंट करना पाकिस्तान में मैं देखता हूँ कि आजकल इस पे बड़ा लोगों में शोर आ चुका है, और अब ख़वातीन जो है वो आगे बढ़कर काम कर रही हैं, और बड़ी खुशी की बात है। और मैं हमेशा चाहे वो ख़वातीन हो, चाहे हमारे यंगस्टर्स हों, यूथ हो, या डिसेबल्ड लोग हों, उनको हम एम्पावरमेंट करने की बात करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप जैसे ख़वातीन को, जो कि माशाल्लाह एक इंस्टीट्यूट रन कर रही हैं, आप प्रेसिडेंट हैं अपने इंस्टीट्यूट की, आप डायरेक्टर इवेंट्स हैं, तो बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि आप माशाल्लाह एक रोल मॉडल है हमारी ख़वातीन के लिए, जिस तरह आप काम कर रही हैं। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो इंस्टीट्यूट है, इसका बुनियादी मकसद क्या है, और इससे हम कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया शाह साहब, और बहुत ही अच्छा पहला सवाल ही आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पूछ लिया है। मुझे एक अच्छा मौका मिल गया है कि मैं सेंटर फॉर अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स को इंट्रोड्यूस करवा सकूं आपके नाजरीन के साथ। अच्छा, देखिए, ये जैसे नाम के साथ ही ज़ाहिर होता है, अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स यानी मुतबादिल नज़रिया। ठीक है, हम जो है, क्योंकि तवील अरसे से मैं एकेडमिया के साथ हूँ, हम 4 फाउंडर्स हैं बेसिकली, और हम चारों इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में कराची के अंदर। मेरा ताल्लुक़ बहरिया यूनिवर्सिटी कराची से है, और इसके अलावा हमारे जो चेयरपर्सन हैं वो DHA सुफ़ा यूनिवर्सिटी में होती हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं ग्रेनिच यूनिवर्सिटी की, और जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस से हैं। तो
एकेडेमिया के अंदर तो ख़वातीन को लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, थोड़ी सी मजबूरी होती है कि आपको टीचर्स में ज़ाहिर है आपको पता है कि ख़वातीन अगर एमफिल और पीएचडी करती हैं तो वो यूनिवर्सिटीज़ में आराम से अपनी वैकेंसी हासिल कर पोजीशन हासिल कर सकती हैं। लेकिन असल चैलेंज ये होता है कि जहाँ के जिस प्लेटफॉर्म पे जहन साजी या मुतबादिल नज़रियात पे बात हो रही है वहाँ पे ख़वातीन की पार्टिसिपेशन ना सिर्फ पाकिस्तान, अगर आप इसको थोड़ा सा रिसर्च करें, थोड़ी स्टडी करें, दुनिया भर में तकरीबन नापैद है। अब इसकी वजूहात क्या हैं, बहुत सारी हैं, उस पर अगर हम डिस्कशन करना बैठें तो आपको एक अलहदा प्रोग्राम करना पड़ेगा। लेकिन सेंटर फॉर अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स ने पहली चीज़ जो रखी है सामने मद्देनज़र, जो आप कह रहे हैं कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारा मिशन क्या है, वो तमाम नज़रियात चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हो, सोसाइटी से रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स हो, या आपकी इवन जो बिज़नेस, ट्रेड, कमर्शलिज्म इनसे रिलेटेड है, उन तमाम के अंदर जो एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल जो हमारे पर्सपेक्टिव्स हैं उनका ऑल्टरनेटिव देना। देखिए जब हम ऑल्टरनेटिव की तरफ आते हैं ना तो हम वे आउट्स ढूंढ सकते हैं। रिवायती तरीके से आप काम करते चले जाएं तो आप जो रेपिटेशन होती है वो कोई डिफरेंट रिजल्ट तो नहीं ला सकती। आपको पता है कि ये रेसिपी है, इसको मिक्स कर दो तो आपको एक प्रोडक्ट जो बनानी है वही बनेगी। लेकिन जब आप ऑल्टरनेटिव बेस की तरफ जाते हैं तो आप नई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम इनोवेशन कहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि चाहे वो सोशल साइंसेस का डिसिप्लिन हो, मैनेजमेंट साइंसेस हो, बिकॉज वी हैव 200 मेंबर्स इन सेंटर फॉर अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स एंड दे आर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, इवन दे आर फ्रॉम मेडिकल साइंसेस, लॉयर्स हैं हमारे साथ, ब्यूरोक्रेट्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं। हमारे जो बोर्ड ऑफ एडवाइजरी है उसके अंदर हमारे साथ 3 डिप्लोमेट्स हैं, एक फॉर्मर काउंसिल जनरल टू कराची डॉक्टर जमाल सांगू, वो हमारे एडवाइज़र्स में से हैं। जिया गुलाम बलोच साहब जो हैं वो हमारे एडवाइज़र हैं। एक हमारे एडवाइज़र जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस में अटैच्ड है इस वक्त, और वो हमें एडवाइस करते रहते हैं कि हमें इस सेंटर को कैसे लेके जाना है। एंड वी हैव एडवाइज़र्स लाइक डॉक्टर हुमा बकाई, डॉक्टर शाइस्ता तबस्सुम, एकेडमिक्स भी हैं, प्रैक्टिशनर्स भी हैं, पॉलिसी प्रैक्टिशनर्स इनको कहें। जब हम इनके साथ काम करते हैं, ये प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद ये था कि चंद लोग बैठ के नहीं डिसाइड करें कि एकेडेमिया के अंदर क्या होना है, इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे होनी चाहिए, पाकिस्तान के रिलेशंस, इंडिया, ईरान, यूएसएसआर, रशिया, इसके साथ क्या होने चाहिए। इन तमाम को डिस्कस करने के लिए आपको डाइवर्स लोगों को शामिल करना पड़ेगा। क्या बात है। तो उन लोगों को जमा करना जो था वो बड़ा इंटरेस्टिंग, क्या कहते हैं ना, टीम बिल्डिंग। तो हमने मेंबर्स लिए और इंटरेस्टिंगली हमारे पास मेंबर्स में तकरीबन 75+% जो हैं वो यंगस्टर्स हैं। तो वी हैव अ वेरी गुड कलेक्शन ऑफ यंग स्कॉलर्स, और उसमें से लड़कियां बहुत ज़्यादा हैं। तो ये भी एक अच्छा, जैसे आप कह रही थी वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, तो वुमेन एम्पावरमेंट इसी तरीके से हो रही है। अ गर्ल हैज़ टू डिसाइड कि उसको किस नज़रिए के साथ अपने आप को आगे लेके चलना है, नॉट जस्ट इन पर्सनल लाइफ, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ देखें अब भी हम ये समझते हैं क्योंकि मैं एक प्रेसिडेंट हूँ, शायद मैं प्रोफेशनल खातून हूँ, मैं उतनी ही इम्पॉर्टेंट उस खातून को देती हूँ जिसका ऑक्यूपेशन है खेती बाड़ी। वो अपने हस्बैंड के साथ, बेटे के साथ या किसी भी मेल मेंबर्स के साथ खेतों में उतनी ही मेहनत करती है, और वो अनरजिस्टर्ड लेबर होता है। इवन हमसे ज़्यादा मेहनत वो बहुत मेहनत करती है। शी इज़ द वन के जो सबसे पहले सुबह उठती है, उसको जानवरों की भी देखभाल करनी होती है, उसको फैमिली की देखभाल करनी होती है, उसको खेतों पे काम करना होता है, फिर वो घर आके भी सारी ड्यूटीज़ करती हैं। एंड शी वुड बी द लास्ट पर्सन जो कि सोती भी आखिर में सारे चीज़ों को मेक श्योर करने के बाद, और उनका काम कहीं रजिस्टर नहीं हो रहा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें एम्पावरमेंट को ना सिर्फ लिमिट नहीं कर देना चाहिए ऑफिसेज में काम करने वाली या एकेडेमिया में काम करने वाली, हर वो खातून जो खुद फैसला कर सकती है। एम्पावरमेंट कम्स फ्रॉम द डिसीजन मेकिंग, नॉट विद द आप ये कहें कि आप जाओ तुम आज़ाद हो। अगर आपने ये कहा कि तुम आज़ाद हो अपना फैसला लेने के, दैन शी इज़ नॉट आज़ाद। इफ़ शी इज़ केपेबल टू मेक डिसीजन बाय हर सेल्फ, दैन शी इज़ एम्पावर्ड। और आपको कैसे मिलता है फैसला करने का हक? पैसे से। द मनी यू मेक गिव्स यू फ्रीडम। ये मर्द हजरात के लिए भी यही है। जो मर्द हजरात ज़्यादा नहीं कमा पाते वो इस बात से ज़रूर रिलेट करेंगे कि पैसा जब कम होता है तो आपकी ज़िंदगी की चॉइसेस लेना आपके लिए मुश्किल होता है। आपने बड़ी अच्छी बात कही, और मैं तो कहूँगा कि हमारे हुक्मरानों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि जब आप अपना एक इंस्टीट्यूट बना रही हैं और उसमें मुख्तलिफ़ शोबाजात से आपने लोगों को लिया, रिसर्च बेस्ड काम किया कि डिसीजन जो हो वो इज्तिमाई जब होती है तो उसमें कहीं ना कहीं आप एक अच्छा नुक्ता अपना दे रही होती हैं। तो हमारे जो हुक्मरान जो जब कोई डिसीजन लेते हैं, जो फैसला करते हैं मुल्क के लिए, तो अगर वो भी एक तमाम पार्टियों को मिलाकर और लोगों का फीडबैक लेकर अगर कोई डिसीजन करें तो हमारा मुल्क बहुत आगे जा सकता है। जब आप एक इंस्टीट्यूट इतने अच्छे तरीके से चला सकती हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए तो मैं कहूँगा कि
बहुत ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम किस तरह पाकिस्तान को आगे ले जा सकते हैं। और ख़वातीन के लिए आपने बात की कि देखिए गांव में जो लेडी होती है वो जब खाना बनाती है तो वहाँ तो गैस भी नहीं होती है, लाइट भी नहीं होती है, तो पहले तो वो लकड़ियाँ जो है जमा करके जंगलों से लेकर आती है और मीलों दूर सफर तक करती है, पैदल चलती है, पानी नहीं होता पीने का, वो कहीं ना कहीं से लेकर आ रहे होते हैं। तो हमें बहुत कुछ ख़वातीन के लिए करने की ज़रूरत है। मज़ीद आपसे बात करें, चलते हैं निदा इमरान की तरफ। आप डायरेक्टर इवेंट्स हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा क्योंकि अक्सर हमारी ख़वातीन के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मैं जॉब करूँगी, कुछ करूँगी तो घर का क्या होगा। तो उस पर मैं चाहूँगा कि घरेलू जिम्मेदारियाँ और एक बड़ा ख्वाब जब आप देखती हैं तो उस ख्वाब के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ती है जितना बड़ा ख्वाब होता है। तो उस पर मैं चाहूँगा थोड़ी सी रोशनी डाली गई, हमारी खास तौर पर ख़वातीन के लिए कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सर देखें, ख्वाब तो हर औरत देखती है और मेरा ख्याल से ख्वाब देखना उसका राइट है, उसको ये देना चाहिए। अच्छा, ख्वाब को परसू किस तरह करना है, ख्वाब को आपने उसको मुकम्मल किस तरह करना है, इसके नज़रियात में डिफरेंसेस आ सकते हैं, इसके मेथड्स में डिफरेंसेस आ सकते हैं। मैं समझती हूँ अगर औरत अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए अपने ख्वाबों को परसू करना चाहे, अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहे, तो उसको पूरी आज़ादी देनी चाहिए इस चीज़ की। बिल्कुल। मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ मदर ऑफ 4 किड्स, मेरे 4 बच्चे हैं। एंड घर के जिस तरह काम करने हैं, बच्चों की जिस तरह जिम्मेदारियां हैं, मैंने हमेशा उस जॉब को प्रेफरेंस दी है। अच्छा, मेरी जॉब्स भी डबल हैं, मैं 2 जॉब्स करती हूँ, लेकिन मैंने अपनी प्रायोरिटी हमेशा अपने बच्चों को रखा है, अपने घर को रखा है, अपनी फैमिली को रखा है। मैंने कभी ऐसा कोई काम, ऐसी कोई जॉब को ऑप्ट नहीं किया जिससे मुझे लगता था कि जी मेरा घर इफेक्ट हो जाएगा या मेरे बच्चे नज़रअंदाज हो जाएंगे, मेरे बच्चे निगलेक्ट हो जाएंगे। मैं हमेशा वो काम शुरू से ही, मैंने शादी के बाद जो भी जॉब्स की हैं, हमेशा मैं वही जॉब्स पे जाती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि नहीं, मैं अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दे सकती हूँ, मेरे बच्चे यहाँ निगलेक्ट नहीं होंगे, तो मुझे इस जॉब में जाना चाहिए। सही है। ऑल्दो अगर मैं अपने सर्कल में देखूँ तो मेरे फ्रेंड्स बहुत आगे निकल गए मुझसे, वो माशाल्लाह सब कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं और सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी प्रोग्रेस स्लो है लेकिन मैं कंसिस्टेंट हूँ। तो मेरे ख्याल से ख्वाब पूरा करने में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, स्पीड नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि देखें, बात यह है कि ख्वाब तो ठीक है, मेरे भी थे, बहुत सारे ख्वाब थे कि मुझे ये करना है, लेकिन शादी के बाद फिर फैमिली, फिर बच्चे, जॉइंट फैमिली सिस्टम, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जी जी। लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसी आपकी ज़िंदगी में चीज़ें आती हैं, स्पेशली जब आपकी ज़िंदगी में, मैं समझती हूँ, फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, तो हम ये समझते हैं कि जी अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि मैं पर्सनली ये फील करती हूँ कि ये जितनी आपकी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स या चैलेंजेस आते हैं, ये ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज होते हैं। ये आपको आगे बढ़ने के मौके मैसर कर रहे होते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे होते हैं कि भाई अब आपने रुकना नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ ख़वातीन यूजुअली अपने कंफर्ट जोन में रहती हैं। सुबह उठे, नाश्ता बनाया, नाश्ता किया, बच्चों को स्कूल भेजा, सो गए, फिर उठे, फिर घर का काम कर लिया, घर का थोड़ा सा ये कर लिया। इसके अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप बाहर निकल के ही सिर्फ पैसे कमाएं। अगर आप तालीम हासिल करना चाहते हैं तो आप तालीम हासिल करें। ये भी ख्वाब होता है औरतों का कि जी हमें तालीम आगे बढ़ानी है, अपनी कंटिन्यू करनी है। बहुत तो शॉर्ट कोर्सेज हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, डिग्रीज कर सकते हैं, डिप्लोमास कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज करते हैं। अगर कोई औरत दीन की तालीम में आगे बढ़ना चाह रही है तो आजकल तो ऑनलाइन कोर्सेज भी इतने हो रहे हैं, आप वो भी कर सकते हैं। सिर्फ आपने अपनी चीज़ों को मैनेज करना है, अपने टाइम को मैनेज करना है, आपने प्रायोरिटी सेट करनी है कि कौन सी चीज़ मेरी आज प्रायोरिटी है, अपने दिन को खुद मैनेज करना है, तो आप ज़िंदगी में सब कुछ कर सकते हैं। मैं समझती हूँ आपने बड़ा डिटेल में बताया, थैंक यू। और आपकी 2-3 बातों को अगर मैं उसका सम अप करूँ तो एक तो ये है कि कंसिस्टेंसी बिल्कुल इज द की टू गेट सक्सेस। यस। लोग क्या करते हैं जब कोई फेलियर होता है, और आपने फेलियर की भी बात की, तो फेलियर बेसिकली इंसान को सिखाने के लिए आता है, बिल्कुल, उसको फौलाद बनाने के लिए आता है। हमारे अक्सर लोग जो है ना, जो मैं यूथ को खास तौर पे कहूँगा कि जब भी कहीं फेलियर होता है तो आप क्या करते हैं, वहाँ सरेंडर कर देते हैं, बिल्कुल, और फिर आप एक नया एवेन्यू ढूंढ रहे होते हैं, वहाँ जा रहे होते हैं, जो कि वो आपके लिए एक फिर आप नया एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तो जो फेलियर होता है वो आपको सिखा रहा होता है, उससे आपने घबराना नहीं है,
बल्कि उस गलतियों से आपके सीख कर आपने आगे बढ़ना है। तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप अपनी जो फेलियर्स होते हैं वो आपको बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं, और जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा रोल अदा करती है, क्योंकि आप आज कर रहे हैं, कल नहीं कर रहे, कल कुछ और कर रहे हैं, तो जब तक आप में मुस्तकिल मिजाजी नहीं आएगी, जब तक आप कामयाबी आपको नहीं मिल सकती। बहुत अच्छी बात की। चलते हैं GM फराज साहब की तरफ। GM साहब, आप माशाल्लाह से ऑडियोलॉजिस्ट भी है, पैथोलॉजिस्ट भी हैं, और बहुत सारी आपकी एक्सपर्टीज़ हैं। ख़ास तौर पे हमारे यहाँ हम देखते हैं कि जब लोगों को स्ट्रोक होता है, फालिज हो जाता है, और फिर फालिज में एक ड्यूरेशन होती है कि आपने उस पीरियड में हॉस्पिटल पहुंचना होता है लाजमी, अदरवाइज ये कि वो जो मर्ज़ है वो फिर फॉर एवर आपके साथ रहता है। तो ये हमने अपने नाजरीन को ख़ास तौर पर बताना है। अच्छा, स्ट्रोक की भी मैं समझता हूँ कि बहुत सारी एग्ज़ाम्स होती हैं, तो मैं चाहूँगा उस पर आप थोड़ा सा डिटेल में हमारे नाजरीन को बताइए। थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा टॉपिक है, और ये ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि बात हो, क्योंकि लोग इसको समझना चाहते हैं और इसके मुज़मरात से, इसकी कॉम्प्लिकेशन से बचना भी चाहते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ज़रूर बताऊंगा कि हमें कितना वक्त चाहिए होता है इसको मैनेज करने के लिए या इमरजेंसी को मीट करने के लिए। पहले चलते हैं कि स्ट्रोक, व्हाट इज स्ट्रोक। अब उसको ब्रेन स्ट्रोक आप कह लें, सिंपल स्ट्रोक भी लोग इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में कहते हैं फालिज। फॉर द पीपल्स हु डजंट अंडरस्टैंड प्रॉपर इंग्लिश, उनके में कहते हैं फालिज अटैक हो जी गया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनको फालिज का अटैक हो गया। अब होता किस तरह से है, क्योंकि इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। ब्लड प्रेशर भी इसकी रीज़न शामिल है, शुगर भी इसकी रीज़न में शामिल है। लेकिन एट द टाइम क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद दिमाग के जो टिश्यूज उनको हिट करता है, तो वहाँ पर अगर क्लॉट जो है कोई रुक जाए, जिसको कहते हैं ब्लॉकेज। लेकिन अगर क्लॉट रुकती नहीं है, वो इतनी फोर्सफुली आती है कि वो मजीद भी फोर्स करके आगे जाती है, तो फिर आर्टरीज जो है वो ब्रस्ट हो जाती है, फट जाती है। अब जब रुकेगी क्लॉट तो भी आगे ब्लड नहीं जाएगा, तो जो टिश्यूज है ब्रेन के, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, तो आहिस्ता आहिस्ता वो डेड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वो आर्टरी ब्रस्ट कर जाती है तो उसका और ज़्यादा डैमेज मजीद बढ़ जाता है, क्योंकि जो ब्रस्ट करती है तो उसका जो ब्लड निकलता है वहाँ से वो सराउंडिंग टिश्यूज़ में जमा हो जाता है, और वो टिश्यू जिस ब्रेन के हिस्से को डील कर रहे होते हैं वहाँ से उसका कनेक्शन ऑफ, दैट इज नोन एज फालिज हो जाता है। एग्जाम जो उसकी और भी जी बिल्कुल, ये जो आप बात करें एग्जाम की, हमारे यहाँ बेसिकली ब्लीड बहुत ज़्यादा होता है, इसको MCA ब्लीड भी कहते हैं। मिडिल सेरेब्रल आर्टरी जो मेजर सप्लाई कर रही होती है, जब ब्लीड होता है तो 87% को MCA की कंप्लेन होती है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी जो है ब्रेक करती है। दो मेन कॉजेज हैं इसकी जो हमारे ऑडियंस के लिए जरूरी है समझें। जी जी बिल्कुल जरूर। एक तो थ्रोम्बोटिक है और एक एम्बोलिज्म है। थ्रोम्बोटिक एक ऐसी क्लॉट होती है जो फिक्स क्लॉट होती है ब्रेन में किसी भी जगह या किसी भी आर्टरीज में, वो डेवलप हो जाती है बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, एनीथिंग, हम जो ईटिंग कर रहे हैं सब चीज़ें वो जमा हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्रेन टिश्यू जो आपके ब्रेन जो आपकी ब्लड सप्लाई है, वेन्स हैं, नर्व्स हैं, पर्टिकुलरली वेन्स शॉर्ट हो जाती, नैरो हो जाती। अब जाहिर पर जब ब्लड वहाँ से जोर लगाएगा और वो पास ऑन नहीं हो पाएगा तो बाज़ औक़ात क्या होता है वो बस्ट हो जाता है। तो ये फिक्स क्लॉट है थ्रोम्बोटिक। थ्रोम्बोसिस ये डेवलप होता है विद इन दी आर्टरीज, अब वेन्स के अंदर। दूसरी एम्बोलिज्म एक रनिंग क्लॉट होती है, ये एस्टैब्लिश नहीं होती, कहीं भी घूमती रहती है। आपने फ्रेश खाना खाया या कुछ भी, कोई भी जो क्लॉट है विद इन 5 मिनट बन सकती है और अगले 6 मिनट में जाके वो तबाह कर सकती है आप सिस्टम को। अच्छा, वो रनिंग क्लॉट है, घूम रही है। अभी अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि बहुत सारी चीज़ें खाती हैं, डेफिनेटली बनती होगी, लेकिन नुकसान वही करती है जब अल्लाह की मर्जी हो। अदरवाइज बहुत सारे लोग आपने देखा बहुत हेल्दी हैं, बहुत अच्छी रिच ग़िज़ा खाए, तो लाहौर में हमारे माशाल्लाह पाए शाय खा रहे होते हैं लोग, लेकिन कुछ नहीं होता। कराची में बहुत सारी एहतियातों के बावजूद भी लोगों को स्ट्रोक होता है। तो ज़रूरी नहीं कि यही 2 रीज़न्स हों, बाज़ औक़ात मेंटल स्ट्रेस वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न, क्योंकि हमारी कराची में बहुत ज़्यादा है। आप ऑफिस जा रहे होते हैं, उस सूरत में आप बहुत देर से पहुंचते हैं, ऑफिस के वर्कर्स आपको बहुत सारी क्वेश्चन करते हैं, सर देर हो गए, मैनेजमेंट आपसे क्वेश्चन करती है, आप सारा दिन स्ट्रेस में रहते हैं। तो एक लॉ में फाइनेंशियली स्ट्रेस भी हो सकता है। जी बिल्कुल, फाइनेंशियल स्ट्रेस, बड़ी अच्छी मिसाल दिया, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है। अब उसके लिए क्या करते हैं, आप डबल जॉब्स करते हैं, 5 बजे गए 6 बजे निकले, उसका डबल जॉब आप कर रहे हैं। अब आपका फिजिकल स्टेमिना इतना था नहीं कि आप डबल जॉब करें। जब आप करते हैं तो आप ओवर ड्यू करते हैं, और उस वक्त आप थके हारे तब 10-11 बजे घर पहुंचते हैं। फिर जैसा भी खाना आपने खाया तो उसमें इतनी हिम्मत आप में नहीं होती है कि आप बैठ जाएं या वॉक करें। इवन यू नो द थिंग्स, आपको पता है कि मुझे वॉक अच्छी चीज़ है, बट यू आर अनेबल टू डू सो, टाइम नहीं है।
और फिर अगर आप टाइम करके हिम्मत कर भी लें तो कराची की इस तरह के हालात है माशाल्लाह, अगर आप 11 बजे जाते हैं तो आपको किसी चीज़ से महरूम होना पड़ेगा आप एक्चुअली। और सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, वो मैं देखता हूँ कि हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा उठने का टाइम भी नहीं है जी बिल्कुल, सोने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है। तो ये जो छोटी छोटी बीमारियां जो है जन्म लेती हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आपने स्ट्रोक की बात की, ब्लड प्रेशर की वजह से, मेन कॉज तो ज़्यादातर ब्लड प्रेशर की वजह से ही होता है। तो हमें अपनी मतलब हेल्थ का जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़िंदगी की बात सबसे बड़ी जो नेमत है ना वो आपकी सेहत है। एक अच्छी सेहत आपकी जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत है। वो अक्सर हम एक एग्जांपल देते हैं कि एक बीमार बादशाह से एक फ़कीर, सेहतमंद फ़कीर जो है वो ज़्यादा कामयाब और खुश होता है बनस्बत एक बादशाह के जो कि बीमार हैं। तो बहुत अच्छी आपने डिटेल में हमें बताया स्ट्रोक के बारे में। मज़ीद आपसे सवालात हम करेंगे। चलते हैं हमारे शकील अहमद कुरैशी साहब की तरफ, जो कि आप सेल्स कंसल्टेंट भी हैं और आपने अपनी ज़िंदगी वफ़ की है, मैं कहूँगा कि सेल्स के लिए। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को जर्नी बताएं, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा स्टडी किया कि आपने गुर्बत को बड़ा करीब से देखा और वो कुछ आपने किए जो शायद एक आज का नौजवान शायद ना कर सके, तो उनके लिए एक मोटिवेशन होगी। तो मैं चाहूँगा थोड़ी सी अपनी जर्नी बताइएगा। सबसे वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मॉर्निंग स्पॉट, जहां गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी। अभी हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था, उसकी वजूहात मैं बताना चाहूँगा कि हमारी के इलेक्ट्रिक जैसा कि पूरे कराची में मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। लोगों को पानी नहीं है, लोगों को गैस नहीं मिल रही है, लाइट नहीं है। अच्छा, जब हमें चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, जिस वक्त वो चीज़ उस वक्त हमें नहीं मिल रही होती है। अब सर्दियाँ शुरू होंगी, आपके पास वाफिर मकदार में जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होगी, उस वक्त हमें नहीं चाहिए होती है। गर्मियों में लोग सुबह काम पे जाते हैं, घर आते हैं तो पानी नहीं है, गैस नहीं है, लाइट नहीं है, तो एक बड़ा अलमिया है। तो के इलेक्ट्रिक को ऑन ईयर में कहना चाहूँगा कि आप अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करें और लोगों को अजियत से निकालें और लाइट दें लोगों को। बहुत शुक्रिया। चलते हैं शकील साहब की तरफ। शकील साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे और लाइट चली गई थी। उसकी वजूहत ये होता है कि जब लाइट जाती है जनरेटर ऑन होता है, लेकिन उसमें कैमरे जितने भी हैं उनको दोबारा फोकस करना होता है, जिसकी वजह से हमें ब्रेक लेना पड़ा। तो जी शकील साहब। शाह साहब, इंशाल्लाह। शाह साहब, आपने मेरी जर्नी के बारे में पूछा, तो हर इंसान की जर्नी होती है और बहुत तवील होती है। मैं मुख्तसर करके और जर्नी के पीछे एक स्टोरी होती है। स्टोरी होती है, बिल्कुल। मैं अपनी जर्नी मुख्तसर करके बताऊंगा कि मैं बेसिकली मीरपुर खास से बिलोंग करता हूं। मैंने तालीम भी वहीं हासिल की। 87 में मैं कराची आया। आने की वजूहत ये थी कि मीरपुर खास में मुलाजमत के या बिज़नेस के इतने मौके नहीं है, छोटा शहर है सिंध का। कराची में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। कराची आया मैं, मेरे वालिदैन और बहन भाई मीरपुर खास में ही थे। अकेले आके स्ट्रगल शुरू की। एक फैक्ट्री है, उसमें नाम नहीं लेना चाहूँगा, फैक्ट्री में मैंने काम शुरू किया। तो मुझे जो सैलरी मिलती थी शाह साहब, वो 600 रुपये माहाना मिलती थी। 600 रुपये माहाना, नॉट डेली। 87 की बात कर रहा हूँ। सस्ताई का ज़माना था, सस्ती थी चीज़ें, लेकिन इतना भी नहीं था। बहरहाल मैनेज करते थे। मेरे साथ एक रूममेट थे मेरे, और हमने किराए का मकान लिया। वहाँ कपड़े भी अपने खुद धोते थे हम, खाना भी खुद बनाते थे, सफाई भी खुद करते थे, प्रेस भी खुद करते थे, और फिर दूसरे दिन काम पे भी खुद जाते थे। वहाँ से गुर्बत को बहुत करीब से देखा शाह साहब। इवन ये कि एक दफ़ा मैं बताऊँ कि हमारा एक कमरे का मकान होता था और बारिश हो गई थी। न्यू कराची में हम रहते थे। पूरे घर में पानी भर गया था, क्योंकि वहाँ पहाड़ों से पानी आता है, आपको पता है। तो हमारे पास एक पेटी होती थी पुराने वक्तों में, क्या कहते हैं, टीन वगैरह की पेटियाँ होती है। तो हम दोनों दोस्तों ने पूरी रात उस पेटी में बैठ के गुजारी थी और पूरे घर में पानी भरा हुआ था। तो बहरहाल ये ज़िंदगी के हिस्से होते हैं। उसके बाद मुझे मौका मिला सेल लाइन ज्वाइन करने का। तो सेल लाइन ज्वाइन की अल्हम्दुलिल्लाह, और 87 के एंड में। उसके बाद से आज तक मैं सेल लाइन में ही हूँ और बड़ी स्ट्रगल की हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह पाक ने सक्सेस अता की है।
बड़ी अच्छी स्टोरी आपने बताई और आपने गुर्बत को बड़ा करीब से देखा। अच्छा, हम जब लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, चाहे वो दुनिया के कितने बड़े ही लोग क्यों ना हो, या दुनिया के टॉप 10 लोगों का अगर हम उठा के देखें, तो जब उनकी हम सक्सेस स्टोरी सुनते हैं तो वो गुर्बत उन्होंने बड़े करीब से देखी हुई होती है। और कहते हैं ना, कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं, और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी काम करते हैं, और वही माशरे में जो है अपना एक मस्बत किरदार अदा करते हैं और सोसाइटी को आगे लेके जाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारी ख़वातीन, मैं हमेशा एक बात और भी अपने प्लेटफॉर्म से कहता हूँ कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। चाहे हम मेल की बात करें, फीमेल की बात करें, यंगस्टर की बात करें, प्रॉब्लम यहाँ आता है कि हमें उन लोगों को वो अपॉर्चुनिटी, वो प्लेटफॉर्म, वो अवेयरनेस, वो हमें इंस्टीट्यूट नहीं दे पाते हैं लोगों को, ताकि उनको हम कहीं एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकें ताकि वो परफॉर्म कर सकें। तो वहाँ उनकी जो स्किल्स हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। और हमेशा एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी हम लोगों में देखते हैं कि वो अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अच्छा वक्त कभी नहीं आता है। आपने एक डिसीजन लेना होता है, जैसे कि आपने पहले कहा कि डिसीजन जो है ना वो आपको आगे लेके जाता है। अक्सर आप बहुत सारी तैयारी कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फ़ैसला नहीं कर पाते हैं। तो ख़वातीन को आप कैसे देखती हैं कि पाकिस्तान में क्या किरदार अदा कर सकती हैं? अच्छा, ये आपने अपनी बात में खुद ही बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया कि फ़ैसला करने की हिम्मत खुद में होनी चाहिए। मैं अपनी स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाती हूँ, तो उसमें BS यानी अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स भी होते हैं, MPhil के भी, मैं हमेशा अपनी जो ख़ासतौर पे लड़कियां हैं मेरी स्टूडेंट्स, उनसे ये सवाल पहली क्लास में लास्ट पूछती हूँ कि आप लोग पढ़ तो रहे हो, उसके अलावा क्या करते हो। और मुझे बड़ी हैरत होती है कि ज़्यादातर लड़कियां कुछ भी नहीं कर रही होती हैं, सिर्फ ये कि डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, शायद फिर शादी हो जाएगी। और शादी को उनको गेम चेंजर लगता है ज़िंदगी का, कि अगर कोई अच्छा मतलब वेल ऑफ हस्बैंड मिल गया फिर क्या और करने की क्या ज़रूरत है। ये एक टिपिकल माइंडसेट है जो बड़ा अफसोसनाक है इस जनरेशन के लिए भी। मेरा एक ही उनसे कहना होता है कि प्लीज़ आप वेट ना करो, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आप क्रिएट करो। आपको प्लेटफॉर्म ढूंढना नहीं है, प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको वहाँ तक पहुँचना है। जिस तरह अगर घर में खाना पका हुआ भी रखा है ना, निकाल के खाना तो आपको है। तो अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे, स्टेप्स लेना शुरू नहीं करोगे, तो ये एम्पावरमेंट ना महज से ख्वाब रह जाएगा। दूसरी चीज़ जो मैं हमेशा, चाहे वो लड़कियाँ हों या लड़के, मैं उनको ये कहती हूँ कि कंप्लेनिंग जो एटीट्यूड है इससे बाहर निकलो, कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, जो है उसके अंदर से अपने आप को बिल्ड करो। क्योंकि आपका जो CV है वो 4 साल के लिए कोई भी वेट नहीं करता कि 4 साल के बाद आप कुछ करना शुरू करोगे। राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन बिल्डिंग स्किल्स। आप कॉन्फ्रेंसेस में जाओ, सेमिनार्स में जाओ, कोर्सेज करो, इंटर्नशिप्स करो, अटैचमेंट्स करो, और ये ना सोचो कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे। क्योंकि दुनिया भर के अंदर, जैसे मैं अपने अगर भतीजों की बात करूँ, USA में हैं, वहीं पैदाइश है, वहीं सब कुछ पढ़े, उन लोगों ने वहाँ पे भी बहुत सारी अनपेड इंटर्नशिप की हैं, क्योंकि सिस्टम ऐसा है, हर कोई आपको पे नहीं करता इंटर्नशिप के लिए। और वॉलंटियरशिप जो होती है उसका भी हमारे यहाँ ट्रेंड बहुत कम है। शाह साहब, बहुत सारे इदारे हैं, NGOs हैं, आपको बहुत अच्छे लोग काम करते नज़र आएंगे जो स्कूल्स रन कर रहे हैं, चैरिटी बेस्ड हैं। आप खुद वॉलंटियर करो ना। ये सेंस ही नहीं है हमारे अंदर कि हमें घर से बाहर निकलना है और वो पैसा जो हम एक पिज़्ज़ा बर्गर खा के ज़ाया करना चाह रहे हैं एक दिन के अंदर, उस पैसे को आप किराए में इस्तेमाल करके आप कहीं अटैच हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आपके लिए दरवाज़ा खोल दिया, ये बहुत बड़ी सक्सेस है फॉर अ स्टूडेंट जो कि बहुत अभी यंग है और उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो एम्पावरमेंट ऐसे आती है वंस यू मेड योर माइंड अप कि आपको अब अपने आप को एम्पावर करना है। तो उसके लिए आपका पहला डिसीजन ये होगा, गेट अप फ्रॉम द बेड, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। तो ये चीज़, अच्छा, जब जैसे मैं सेंटर फॉर अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स की बात कर रही हूँ, इट्स अ प्लेटफॉर्म ओपन फॉर ऑल पीपल ऑफ ऑल एजेस एंड ऑल प्रोफेशंस, और इसमें यंगस्टर्स के लिए भी इक्वली ओपन है। लेकिन हमें काम करते देख के भी जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना, उनको भी मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ वो जब हम कोई प्रोजेक्ट लेके जाते हैं कि हम ये सेमिनार करना चाह रहे हैं, हमें वॉलंटियर्स चाहिए, ऑर्गेनाइजर्स चाहिए, यकीन करें बच्चों को ना पकड़ पकड़ के शामिल करना पड़ता है, क्योंकि हम टीचर्स हैं, बेचारे कहीं ना कहीं प्रेशराइज होते हैं, ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स ही हैं। तो उनको मोटिवेट करना, कहते हैं मैडम सर्टिफिकेट के अलावा क्या मिलेगा, मतलब कुछ ना कुछ मॉनेटरी बेनिफिट होना चाहिए। अच्छा, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप पैसा कमाएं, लेकिन आपको हर चीज़ के अगेंस्ट पैसा नहीं मिल सकता, क्योंकि आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ फर्स्ट
जब First आप invest, एग्जैक्टली then फिर ही you आपको learn, उसका कोई प्रॉफिट definitely. मिलेगा। तो ये तो बिजनेस का सिंपल सा रूल है। और एक चीज़ जो लास्ट है मैं समझती हूँ कि रिस्क लेना सीखें। ज़िंदगी के अंदर अगर आप डर के कोई फ़ैसला करते हैं, रिस्क के मतलब अंदेशे के साथ, तो आपका फ़ैसला कभी भी पायदार नहीं होता। लड़कियों को मैं स्पेशली कहती हूँ कि जब आप एक फ़ील्ड के सिलेक्शन करो, डू नॉट स्टिक विद दैट फील्ड ओनली, इसके साथ पैरेलल प्रोफाइल बिल्ड करो। यानी मुझे क्या ज़रूरत है, मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मैं अपने आराम से रिसर्च करूँ, क्लासेस लूँ, एंड दैट्स ऑल। मैंने एक सेंटर फॉर अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स को बिल्ड कर रही हूँ। इसी के साथ मैंने उसी के अंदर एक काउंसिल बनाई है, काउंसिल फॉर ग्लोबल अफेयर्स एंड पॉलिसी अल्टरनेटिव्स, जो कि एक्सक्लूसिवली फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड काम करती है। तो वहाँ पे एक अलग टीम है जो मैं बिल्ड कर रही हूँ। उसी के अंदर मैंने इंटर्नशिप ऑफर की हुई है। बच्चे मेरे साथ हैं, 18 बच्चे हैं जो इंटर्नशिप करें पहले बैच के अंदर, और वो सब बहुत कन्विंस्ड हैं कि वो हम लोग अनपेड करा रहे हैं, वर्चुअल है। हर वीक उनको सबमिशंस देनी होती है, उसके अगेंस्ट मैं असेसमेंट करती हूँ। उन्हीं को कहती हूँ कि आप में से जिसके पास जो स्किल है, वेबिनार अरेंज करो, ट्रेन करो। हालांकि वो सारे अंडरग्रेड हैं, लेकिन मैं कहती हूँ मैं अटेंड करूँगी, मेरी टीम अटेंड करेगी, आप ट्रेनर्स बनो, कॉन्फिडेंस आएगा। जी, बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि है। आपके पास अभी ऑडियंस कम है, इसी को आप कन्वर्ट कर लो अपनी यूनिवर्सिटी में, वही मॉडल लेके चले जाओ, सर्टिफिकेट मिलेगा। आप बाहर का भी सोचो, पाकिस्तान से भी बाहर निकलो, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपके पास खुला आसमान है, स्टेप आपको पहले खुद लेना है। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारे साथ एक मशहूर मारूफ हमारे सिंगर हैं, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं जनाब सैयद काशिफ अली, और पूछते हैं उनसे कि आज हमें वो क्या सुना रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। काशिफ, क्या सुना रहे हैं आज आप जी, हमें? एक बहुत ही प्यारा गीत है, बगैर म्यूजिक के सुनाऊंगा आपको। क्या बात आलमगीर है। सर का एक और गाना है आलमगीर का। ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं, तेरा नाम नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, बस तुझको शाम कहूँगा। ये शाम और तेरा नाम, ये जो तेरी आँखें सोचती रहती हैं, हो ये जो तेरी आँखें सोचती रहती हैं, जाने किसके सपने देखती रहती हैं, मैं उन पर गीत लिखूंगा। ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं, तेरा नाम नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, बस तुझको शाम कहूँगा। ये शाम और तेरा नाम, अपनी भी दूरी तुझको राज नहीं, या फिर तू खुद अपने पास नहीं, मैं तेरे पास रहूँगा। ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं, तेरा नाम नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, बस तुझको शाम कहूँगा, बस तुझको शाम कहूँगा, बस तुझको शाम कहूँगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया Thank काशिफ, you. बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत ही खूबसूरत गाना। और जब हम काम कर रहे होते हैं हमें कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, क्योंकि स्ट्रेस एंजाइटी को कम करने के लिए। और आज का हमारा जो नौजवान है उनको आप क्या मैसेज देंगे निदा के, क्योंकि देखें खामियां और खूबियां जो है जी। वो हर इंसान में होती है, बिल्कुल। तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए अपनी खूबियों पर कि अल्लाह ताला ने हमें उस नेमत से नवाजा। अक्सर लोग जो है ना एंजाइटी और स्ट्रेस में इसी वजह से भी चले जाते हैं कि वो अपनी खामियों पे नज़र रखते हैं। जी। तो मैं कहता हूँ जब सेहत की हम बात करते हैं, अक्सर मैं कहता हूँ कि अगर आपको उस नेमत का अंदाज़ा करना तो आप हॉस्पिटल जाइए बिल्कुल। और हॉस्पिटल जाकर देखिए कि लोग किस तरह जो है वो
अपनी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में ऐसे। वो लड़ रहे होते हैं। बिल्कुल। तो हमारे नौजवानों को मैं चाहूँगा कि आपका जो इंस्टीट्यूट है उससे किस तरह वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो नौजवानों के लिए मैं चाहूँगा कुछ मैसेज। देखिए शाह साहब, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर इंसान को किसी न किसी मकसद की वजह से भेजा है। बेशक। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहती हूँ कि अपने टैलेंट्स को एक्सप्लोर करें। आपके अंदर यकीनन कोई ना कोई स्किल है, अपनी स्किल्स को एक्सप्लोर करें कि आपके अंदर पोटेंशियल क्या मौजूद है, उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली काम करें। और एक मैसेज मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी कि फोर्सफुली अपने बच्चे को, मतलब अगर आप खुद इंजीनियर हैं तो प्लीज़ ये मत सोचें कि आपका बेटा भी कल को इंजीनियर ही बनेगा। अगर आप खुद डॉक्टर हैं या आप किसी वजह से डॉक्टर नहीं बन सके तो अब आप कहें कि नहीं हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, ऑल्दो आपके बच्चे को आर्टिस्ट बनना है, उसके अंदर दूसरी कैपेबिलिटीज़ मौजूद। तो पहले तो ये है कि हर पेरेंट ये देखे और हर बच्चा ये देखे कि जी उसके अंदर पोटेंशियल क्या मौजूद है। उस कोई ना कोई ज़रूर उसके अंदर स्किल होगी जिसको उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। कोई बात अच्छी कर सकता है, कोई राइटिंग में बहुत अच्छा होगा, कोई क्रिएटिव राइटिंग करता होगा, लिखता बहुत अच्छा होगा, कोई गाना अच्छा गाता होगा, किसी की आवाज़ बहुत अच्छी होगी, कोई ड्राइंग बहुत अच्छा करता होगा। तो मतलब आपने खुद अपनी स्किल्स को पहले तो चेक करना है। फिर ये कि हमारे स्कूल्स में लेबल्स लगा दिए जाते हैं बच्चों पे कि भाई ये तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो डफर है, ये नकारा है। तो मेरे उन असातिज़ा से भी गुजारिश है कि बच्चों को डीमोटिवेट करने के बजाय उनकी स्किल्स को आप खुद भी उनको तराशें आप। बिल्कुल। और अगर आपको कहीं पता चल जाए कि इस बच्चे में ये स्किल है तो आप उसकी उस स्किल पे काम करें, बजाय उसके कि आप, एक तो हमारे सिस्टम को भी कुछ चेंज होने की ज़रूरत है क्योंकि वो रोट लर्निंग सिस्टम जो है उससे अब बच्चा बहुत थक चुका है। उस आज के बच्चे को उस सिस्टम में नहीं रहना, उसको उस सिस्टम से बाहर निकलना है। तो मैं तमाम एजुकेशन सेक्टर से जो बोर्ड्स के यूजुअली कंसर्न लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इसको अपडेट करें अपने एजुकेशन निसाब में तब्दीली की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि आज का बच्चा जो है वो शॉर्टकट की तलाश में है। मैं जल्दी से यूँ डिग्री लेकर आज बाहर निकलूँ और कल को मेरे पास घूमने वाली चेयर भी हो, हाथ में लैपटॉप भी हो, एक चमकती गाड़ी हो, ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलता। थोड़ा वेट करना होगा। जैसे शकील साहब ने कहा कि Step by 600 रुपये step। पर मंथ पे काम जी, किया, हर चीज़ आपको ग्रेजुअली मिलती है। ग्रेजुअली आप हर चीज़ सीखते हैं। और वही डॉक्टर सिद्रा वाली बात कि स्टार्टिंग में आपको मुफ्त में काम करना पड़ता है, चाहे वो छोटी जगह हो, वो बड़ी जगह हो, आपको एकदम हज़ारों में या लाखों में पैसे नहीं मिल जाते। आपको अपनी सर्विसेज देनी पड़ती हैं, अपने आप को प्रूव कराना पड़ता है कि हमारे अंदर ये टैलेंट मौजूद है, हम ये काम कर सकते हैं। और जब आप 10 जगह से यूँ काम करते करते आगे गुजरेंगे तो शायद 11वीं जगह आपको कुछ अच्छे पैसे ऑफर हो जाए। जी आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है। और मैं हमेशा जब हमारे पास लोग जॉब के लिए आते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, एक्सपीरियंस उनके पास होता नहीं है। मैं उनको कहता हूँ कि पहले आप एक प्लेटफॉर्म अवेल करें। देखें, एक अपॉर्चुनिटी होती है ना जहाँ कुछ आपको सीखने को मिल रहा होता है। हमारे पास लोग आते हैं, हम उनको जॉब भी देते हैं। स्टार्टिंग में मैं उनको कहता हूँ कि आपने इंटर्नशिप में काम करना है, फ्रेश हैं, 2 महीने आपने ट्रेनिंग लेनी है। और फिर मैं उनके पेरेंट्स के कहता हूँ कि आपने अपने बच्चे को 2 साल के लिए भूल जाएं कि वो क्या कर रहा है। 2 साल बाद मुझसे पूछिएगा कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि फिर उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, उनको हम मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स लेके जाते हैं और उनका एक्सपोजर बढ़ता है। और फिर आप देखें कि वो एक एंटरप्रेन्योर बनता है, लीडर बनता है। हम कहते हैं कि जॉब से ज़्यादा आप कोशिश करें कि आप लीडर बने। बिल्कुल। और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी मैं कहता हूँ कि ऐसा एक डिपार्टमेंट बनाए कि जो आपके एम्प्लॉयज़ को लीडर बनने की उनको सलाहियत दे और उनको मतलब ऐसे स्किल्स बताए कि वो लीडर बने। सर इसी तरह हम सेंटर फॉर अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स में भी हम स्टूडेंट्स को एज एन इंटर्न लेते हैं और उसमें हमारे डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं ना, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे कोई ग्राफिक्स में बहुत अच्छा है, कोई एनिमेशन बहुत अच्छा करता है, कोई पेपर बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रहा होता है, कोई रिसर्च में बहुत अच्छा होता है। तो हम स्टूडेंट्स को उनकी कैपेसिटी, उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली उनसे काम करवा रहे होते हैं और उनको इंटर्नशिप करवा रहे होते हैं। 3 मंथ्स की इंटर्नशिप भी होती है, 6 मंथ्स की इंटर्नशिप भी होती है हमारे यहाँ। और हम लोग जब इवेंट्स कंडक्ट करते हैं तो हम वहाँ पर भी अपने स्टूडेंट्स को आगे लेकर आ रहे होते हैं और हम स्टूडेंट्स के ऊपर ही, मेरे अंडर जितने स्टूडेंट्स काम कर रहे होते हैं, मैं उनको उनके अकॉर्डिंगली, उनकी एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रही हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ से ऐड करना चाहूँगी क्योंकि हम
सेंटर फॉर अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव से हम दोनों का ताल्लुक़ है, तो हम इसको सिर्फ स्टूडेंट बेस नहीं रखते। एक्चुअली हमारे पास मेंबर्स पूरे पाकिस्तान से हैं और इवन पाकिस्तान से बाहर से भी हमारे कुछ मेंबर्स अमेरिका में हैं। ऑनलाइन भी यानी कि जी वो वर्चुअली हमारे लिए काम करते हैं। अभी Virtually, हम okay. लोगों ने सेंटर फॉर अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स का ग्लोबल एम्बेसडर नेटवर्क भी शुरू किया है, जिसमें हमारा हेडक्वार्टर कराची होगा, लेकिन हमारे पास एम्बेसडर्स होंगे अफ्रीका से, यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से। और ये पूरी टीम जो है सेंटर फॉर अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स को रिप्रेजेंट करेगी। अभी रिसेंटली हमारी एक मेंबर हैं आयशा सैयद, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे इकोसॉक फोरम के ऊपर, जो कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, उसके ऊपर कैप को रिप्रेजेंट किया है। तो ये हमारी बहुत ऐसी अचीवमेंट्स हैं। शी वॉज माई स्टूडेंट, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, लेकिन वो सारे हमारे स्टूडेंट्स नहीं भी हैं, बट दे आर वेरी मच कनेक्टेड विद द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैप। जी, आपने बड़ी अच्छी बात बताई। और आप मतलब इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके आप काम कर रहे हैं, तो लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे यहाँ लोगों में एबिलिटी है, ख़वातीन टैलेंट है, ख़वातीन में है। जब आपसे हम बात कर रहे हैं तो हमें पता चलता है कि आप इंटरनेशनली बहुत कुछ कर रही हैं मुल्क का जी। और अपने इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा नाम रोशन कर रही हैं। चलते हैं हम GM फराज साहब की तरफ। ये बच्चों में आजकल जो हम देखते हैं कि ऑटिज़म की एक डिजीज़ है जिसको नॉर्मली लोग डायग्नोज ही नहीं कर पाते हैं। अच्छा, फिर एक और प्रॉब्लम भी होता है कि वो बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर भी नहीं जाते हैं कि कोई देख लेगा, कोई कहेगा तो बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। इवन मेंटली भी हम देखते हैं कि जब मेंटल प्रॉब्लम आपके साथ कोई होती है तो फिर आप डॉक्टर के पास नहीं जाते। नॉर्मली आपके पेट में दर्द होता है, आप डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं। आपको कोई और प्रॉब्लम होती है, बुखार हो रहा होता है, आप डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं। लेकिन जो आपका CPU है पूरी बॉडी का, ब्रेन, ठीक है ना, उसको प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं। बच्चे को प्रॉब्लम है, आप इस वजह से नहीं लेके जा रहे हैं कि कोई मोहल्ले में देख लेगा, रिश्तेदार देख लेंगे कि इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, तो हमें बड़ी शर्मिंदगी होगी। तो उस पर मैं चाहूँगा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। ऐसा वगैरह बहुत शुक्रिया, आपने एक टॉपिक में अच्छी बात करने की मुझे मौका दिया। देखिए, स्टार्ट में इस तरह से करूँगा कि लोग ये कहते हैं फिजिकल हेल्थ ही मैटर करती है। मैं यहाँ ये कहूँगा कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि आपके पास देखिए सब कुछ अगर है, लेकिन आप मेंटली सोच नहीं सकते, या आपकी सोच के अंदर नेगेटिव फैक्टर ज़्यादा है, नेगेटिविटी, फियर है, खौफ है, आप पुरस्कार नहीं करते, आप डिप्रेस हो जाएंगे, एंजाइटी के मरीज हो जाएंगे। तो आपकी दौलत, आपकी आसाइशें किसी काम नहीं आएंगी। इवन आप कमाते हैं और फिर हेल्थ पे खर्च कर देते हैं। Exactly. तो पहले से ख्याल किया जाए। मैंने अपनी सारी जिंदगी अपनी हेल्थ तबाह करके पैसा कमाया, और जब पैसा आ गया तो चूंकि मेंटल अप्रोच अच्छी नहीं थी तो रिवर्स हो गए। आज मैं ये कहूँगा बहुत सारे हमारे नौदौलती लोग भी हैं, तो पैसा उनके पास आ जाता है, हाउ टू यूज दैट मनी उनको नहीं पता होता। नतीजे के तो इस तरह से नेगेटिवली यूज करते, जंक फूड खा रहे हैं, अच्छी अजीब अजीब हरकत और सकना देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनमें इमेच्योरिटी होती है, अवेयरनेस नहीं होती, मेंटल स्टेटस अप नहीं होता। अगर आपका मेंटल स्टेटस अप है, उसके बाद फिर आपके पास अगर वेल्थ आती है, जी बिल्कुल, तो उसका अपॉर्चुनिटी कुछ और होती है, आप लोगों के लिए भी फायदेमंद होते हैं, अवेल भी कर रहे होते हैं, अवेल भी कर रहे होते हैं और लोगों को अवेल करवा भी रहे होते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, हम आते हैं बच्चों की तरफ कि बच्चों में ऐसा क्यों है सर? असल में ऐसा ही है कि बच्चे हमारे जो होते हैं आजकल मोबाइल फ़ोन ज़्यादा देखते हैं। मोबाइल फ़ोन के देखने की वजह से चूँकि स्क्रीन छोटी है, और फिर रील्स का इस्तेमाल बच्चे हम ज़्यादा कर रहे हैं। और कुछ पेरेंट्स की भी गलती है। पेरेंट्स की गलती है कि माँ बाप ये समझते हैं कि यार इजी गोइंग बच्चों को दे देते हैं, हमारा काम करते रहते हैं, तो ये भी ठीक और हम भी ठीक। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो बच्चा 3 घंटे 4 घंटे एक्सपोजर करता है, तो उस रील देखने की वजह से उसके जो ब्रेन के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। एक डोपामाइन एक केमिकल होता है, उसकी मिकदार कम ज़्यादा होने लगती है। अब डोपामाइन करता क्या है? डोपामाइन एक फीड करता है ब्रेन के एक दूसरे टिश्यू को, कहते हैं मेडुला ऑब्लिंगाटा। मेडुला क्या करता है? आईज एंड हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए एक फ्यूल फ्राहम करता है केमिकल की सूरत। इन जिस चीज़ को आपकी आंख देख रही है, हाथ उसको कैसे ग्रैब करेगा? जब वो मैकेनिज्म आउट हो जाता है तो डोपामाइन आउट हो गया, इसका मतलब अब क्या होगा? हाइपरिज्म आ जाएगा, आप एडिक्शन की तरफ चले जाएंगे, आप कंपल्सिव बिहेवियर होगा, आपने करना ही करना है एक चीज़। अगर आपकी मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं होगा तो बस आप मेरे दोस्त नहीं हैं। यानी वो काम मुझे अच्छा लगता है जो आप मेरी मर्जी के साथ, डिक्टेटर सोच आ जाती है, अजीब सी सोच आ जाती है, आई एम समथिंग एंड एवरीबॉडी नथिंग। ये वो सोच है, इसका ऑटिज्म कहते हैं। कैसे आती है? डोपामाइन चूँकि अप डाउन होता है। बच्चे में सिर्फ ये होता है कि उसके फैंटेसी वर्ल्ड में जीता है, अपनी ख्याल सोचता है, अपनी उसकी सोच होती है, किसी की तरफ ध्यान नहीं है। माँ बाप बैठे हो, इवन डॉक्टर बैठा हो, उसे कोई कंसर्न नहीं। इवन पेरेंट्स को भी फील नहीं होता बाज़ औक़ात कि हमारे बच्चे में कोई ना कोई है, इशू, प्रॉब्लम है। आपके पास सर बड़ी अच्छी इच्छा, वो आपने इंट्रो में बड़ी अच्छी बात कही थी, पेरेंट्स को फील होता है बट दे डोंट बॉदर।
जैसे पेट की दर्द के लिए डॉक्टर पे चले गए, इसको बिहेवियर को वो इशू समझते नहीं, उसकी वजह शायद लैक ऑफ अवेयरनेस भी है, या वो समझते हैं शायद ये खुद ही ठीक हो जाएगा। ज़्यादातर लोग इस समझते हैं खुद ही ठीक हो जाएगा, हालांकि कोई भी चीज़ खुद ही सेट नहीं होती, उसकी या तो थेरेपी लेने की ज़रूरत होती है, बिल्कुल, या किसी एक साइकोलॉजिस्ट से, पैथोलॉजिस्ट से कंसल्ट तो करें ना आप, ताकि आप वो देखें कि ये इसके पीछे बेसलाइन क्या है। हर चीज़ की एक रीज़न है, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं हो रही होती। अगर हम ये समझते हैं किसी चीज़ की रीज़न नहीं है और खुद ब खुद एक चीज़ हो रही है, तो ऐसा नहीं है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। जी बिल्कुल, उसकी पैथोलॉजिकल चेंजेस आई हुई हैं, इसलिए ऑटिज्म हमारे यहाँ बहुत चल रहा है, ADHD का इशू बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, और पेरेंट्स में नोटिस नहीं कर रहे, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, बच्चे हैं, दोनों में थोड़ा सा ही फ़र्क है। मैं यहाँ पर पेरेंट्स के लिए बताऊँ, दोनों में ऑटिज्म में और ADHD में थोड़ा सा फ़र्क है। ऑटिस्टिक बच्चा ऑर्गेनाइज होता है, चीज़ों को लाइन में रखेगा, ग्रुप में करेगा, एक सिस्टमेटिक चीज़ों करे, सफाई सुथराई पर ध्यान देगा और चीज़ों को ऑर्डर में रखने की कोशिश करता है ऑटिस्टिक बच्चा। लेकिन जो ADHD बच्चा है वो चीज़ों को ऑर्डर में नहीं रखता, तहस नहस करने का आदी होता है, तोड़ फोड़, उसकी सोच में तफरीक ज़्यादा, नेगेटिव छोड़ दे। इसकी में भी है, लेकिन सेलेक्टिविज्म है, सेलेक्टिव थिंकिंग है इसके पास। अच्छा, दोनों में फ़र्क क्या है? ऑटिस्टिक बच्चा जो आई कॉन्टैक्ट नहीं देगा, ये देगा तो बहुत कम। ADHD के बच्चा आपको आई कॉन्टैक्ट देता है, लेकिन खतरनाक किस्म का आई कॉन्टैक्ट, क्या आप उसकी बात मान ले तो ठीक, अदरवाइज फिर आपके दोस्त नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरे पास क्लिनिक में बच्चे आते हैं तो वो दूर से ही मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि ये ऑटिस्टिक हैं और ये ADHD हैं। आई एम सॉरी टू से, हमारे अभी तो ये पिछले 10 सालों से इतनी अवेयरनेस हुई है मेंटल पे, इससे पहले ये इस तरह के डिसऑर्डर जो पेशेंट हैं ADHD वाले या क्रॉनिक एंजाइटी के लोग बड़ी बड़ी सीट्स पर बैठे हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं, जब आप उनसे जाते हैं उनका बिहेवियर बता रहा होता है, वो कहते हैं बात बंद करें जी, मैं नहीं सुनता, जाए जाए। यानी बड़े बड़े लोगों को इस तरह से डांट रहे हो। हालांकि वो ये भी कह सकते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक नहीं है, आप इसको दोबारा बात करेंगे, इसकी किसी और वक्त बात करेंगे, प्लीज़ अभी जाइए। लेकिन उनका जो अग्रेसिव स्टाइल होता है वो बता रहा होता है कि उनके यहाँ जो मेंटल एबिलिटी है वो किसी लेवल की नहीं है, उनके अंदर कोई एजुकेशन का बूस्टिंग इफेक्ट नहीं आ रहा है, वो अग्रेसिव बिहेवियर के साथ आप डॉक्टर दिखाना जरूरी, लेकिन कोई डायग्नोज नहीं थे। अभी कल एक पेशेंट को मैंने विजिट किया, वो इतना ज़्यादा हाइपर था कि उसके वालिदैन ने, उसके बीवी बच्चों ने सब मिल के कोशिश ये की कि उसको नीपा में कोई सेंटर है वहाँ जमा करा दिया कि ही इज़ मेंटली आउट ऑफ ऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर। हालांकि उससे मेंटल डिसऑर्डर नहीं था। कल मैंने उसे बताया कि सर 1 महीने बाद मेरी जान छूटी, वहाँ लोग कपड़ों के बगैर भी थे, मर्द और औरतें। तो मैं बड़ी मुश्किल फंसा, मुझे ऐसा कुछ नहीं था। मैंने कहा फिर क्यों भैया आपको दाखिल कराया? फिर करवा दिया, बीवी ने भी कहा या डिसऑर्डर है, माँ बाप ने भी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पॉट। और आज जो हमें बार बार वक्फा लेना हो रहा है उसकी वजह है हमारी के इलेक्ट्रिक, और जो हमारा एक कीमती वक्त है जो उन्होंने ज़ाया की, इसकी एक बहुत बड़ी कीमत होती है। तो मैं के इलेक्ट्रिक को कहूँगा कि अपनी चीज़ों को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है इम्प्रूव करें। और ये जो लाइट है स्पेशली कराची में, क्योंकि एक बिजनेस हब है, आपकी लाइट की वजह से अरबों रुपए का जो है वो नुकसान का सामना करना पड़ता है कंपनीज़ को भी और हुकूमत पाकिस्तान को भी। तो मैं चलूँगा शकील साहब की तरफ। शकील साहब, एक कामयाब सेल्समैन की क्या खूबी होनी चाहिए? साहब, कामयाब सेल्समैन आपने कहा, बेसिकली मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। सेल्स पर्सन जो है ना, मेरी नज़र में दुनिया का हर इंसान है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। देखें, सेल्स का बुनियादी काम मकसद क्या है कि अपनी चीज़ को बेचना और उसके एवज कुछ पाना, ख़ासतौर पर मनी होती है। लेकिन देखें, हमारी घर में माँ और बहनें हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। सेल्स असल में प्रोडक्ट का बेच के भी की जा सकती है और सर्विसेज को बेच के भी की जा सकती है। तो जो हमारे घर में ख़वातीन हैं वो भी अपनी खदमात बेच रही होती हैं और उसके एवज प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त और खुलूस हासिल कर रही होती हैं। और जितने मर्द हजरात हैं, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, वो भी अपनी कोई ना कोई स्किल्स बेच के या उससे लोगों को फ़ायदा पहुंचा के मनी या उसके एवज कुछ ना कुछ हासिल कर रहा होता है। तो मेरा मानना तो ये है कि दुनिया का हर आदमी सेल्स पर्सन है, हर औरत सेल्स पर्सन है। अच्छा, आपने कहा कि अच्छे सेल्समैन में क्या खूबी होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो मेहनत है, ईमानदारी है। अच्छा, मेहनत मुसलसल है, मुसलसल मेहनत, मुसलसल जद्दोजहद, ईमानदारी है। उसके बाद मस्बत रवैया है, खुश अखलाकी, जो कि हर प्रोफेशन में चाहिए होती है। सेल्स में तो ज़्यादा ही चाहिए होती है, यहाँ सेल्स में बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर करूँ कि सेल में अक्सर कहा जाता है कि बहुत अच्छा बोलने वाला
बहुत अच्छी सेल कर जाता है। तो यहाँ ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा सुनने वाला बहुत अच्छी सेल कर जाता है, क्योंकि जब आप अच्छा सुनेंगे तो उसको सही गाइडेंस दे पाएंगे, और जब आप सही गाइडेंस और सही सॉल्यूशन देंगे तो अल्टीमेटली वो आपकी चीज़ परचेज करेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही शकील के असल में सेल्स में ना अक्सर हम देखते हैं कि लोगों का जो रवैया होता है, वे ऑफ टॉकिंग होती है, वो बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है उसके अंदर। और ज़्यादा बोलना जो है वो कभी कभी नुकसानदेह भी होता है, क्योंकि आपको जब भी बोलना हो तो आप नाप तोल के बोलें, क्योंकि कभी कभी आप ओवर कमिटमेंट कर लेते हैं तो फिर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो एक अच्छे कामयाब सेलमैन की निशानी तो यही है कि वो मस्बत रहे, जदोजहद करें, कोशिश करें, और जो राइट प्रोडक्ट है ना वही उसको जिसको नीड हो उसको दें। पहले हम एक एग्जाम्पल अक्सर सुना करते थे कि गंजे को कंगी बेचना, सेल में ये अच्छा ये एक बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। देखिए एक शख्स को एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप उसको वो चीज़ क्यों बेच रहे हैं? डेफिनेटली आप राइट पर्सन को राइट प्रोडक्ट बेचें तो दैट इज़ द राइट वे। करेक्ट। अब हमारे पास भी अक्सर लोग गाड़ियाँ लेने आते हैं ना, तो एक साहब किसी से सुनकर आ गए यार मुझे हाइब्रिड गाड़ी चाहिए जी, वो इकोनॉमिकल होती है। तो मैं उनसे अक्सर पूछता हूँ भाई उसकी जो है आपकी रनिंग कितनी है? वो कहते हैं जी मेरी वो 30-40 किलोमीटर है। तो मैंने कहा यू डोंट नीड टू बाय हाइब्रिड, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस भी बड़ी महंगी होती है। जब उसकी जो बैटरी होती है जब वो एक्सपायर होती है तो 1.5 लाख रुपए की आपको परचेज करनी है। फिर उसके साथ उसके ABS ब्रेक भी जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं, वो भी 1.5 लाख रुपए के आते हैं। फिर उस गाड़ी की जो मेंटेनेंस है वो आम मैकेनिक से नहीं होती है, उसके स्कैनर चाहिए होते हैं, उसकी तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी महंगी होती है। तो अक्सर हमें लोगों को गाइड करना होता है, बताना होता है कि जी सर आपके लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है। और जब उसको वाकई आप राइट चीज़ देते हैं तो वो फॉर एवर आप उसको जो है ना एक फैमिली मेंबर बना लेते हैं। तो डॉक्टर साहब आपकी तरफ चलते हैं। आजकल हम देखते हैं कि हमारे बच्चों में ख़ास तौर पे बच्चा टाइमली बोल नहीं पाता है, 2 साल 3 साल तक पेरेंट्स वेट करते हैं, उसके बाद भी नहीं बोल रहा, लेट बोलना शुरू करते हैं। कुछ बच्चे हकला के बोलते हैं, और कुछ हमारा लाइफ स्टाइल में चाहूँगा क्योंकि टाइम कम है तो मैं चाहूँगा इसी में कवर अप करें कि हमें लाइफ स्टाइल से हम किस तरह बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, और ये जो बच्चों में प्रॉब्लम्स होती है इसको हम किस तरीके से कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। देखिए जहाँ तक हम कहते हैं बच्चे ने देर से बोलना शुरू किया उसको हम कहते हैं डिलेड चाइल्ड। वो डिलेड चाइल्ड इस सेंस में है कि उसको थोड़ा सा अगर हम केयरफुली ऑब्जर्वेशन करें तो बच्चे को हम बहुत फेवर दे सकते हैं। फर्ज कीजिए आपका बच्चा 6 माह से 12 माह की एज हो गई, 1 साल का होने लगा है, किस चीज़ को पॉइंट नहीं कर रहा है, किसी को बोलने की कुछ कोशिश नहीं कर रहा है, तो रेड फ्लैग है। अब वो 18 महीने का हो गया है, किसी को बोलने के बजाय जेस्चर्स पे इत्तेफाक कर रहा है, ये चीज़ तो इसका मतलब रेड फ्लैग है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। 6 माह के बच्चे में कुछ बोलना चाहिए, साल के बच्चों को 1 वर्ड का जुमला बोलना चाहिए, पापा मामा बाबा। 2 साल को एटलीस्ट 1.5 से 2 वर्ड ले लो। हर साल में 1 वर्ड ऐड होगा, 5 साल में इसी तरह 5 वर्ड का जुमला होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो देयर इज रेड फ्लैग, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मैं उस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि जी वो कहती मैं तो देर से बोला था, अभी भी मेरा बच्चा देर से बोलेगा। ये बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है और बड़ा गलत है, इससे बच्चों को नुकसान होता है। तो हम अब बात कर रहे थे तोतलाहट की, ये बेसिक स्टटरिंग भी है। स्टटरिंग में ये होता है जब स्टार्ट करते हैं हम बात को तो उसके साथ साथ हमें प्रॉब्लम होने लगता है। हम बात को पहले रख दिया तो ब्रेक लग जाएगा, वर्ड नहीं बनेगा जी बिल्कुल। या अगर हम बोलेंगे तो किसी को मैं रिपीटेशन में आ जाता है। स्टार्ट में हो रहा है ब्लॉक, ब्रेक लगा है और सेंटर में रिपीटेशन हो रही है, फिर जाके स्ट्रेसफुल ब्लॉक, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल ब्लैक लग गया। ये स्टटरिंग है, स्टैमरिंग है। इसकी फंक्शनल रीज़न भी होती है, आपके लंग्स वीक हैं जिस वजह से आपको होता है कि एयर फ्लो जो रिटर्न आता है उसकी बेस पे बात करते हैं, तो उसकी वजह ये भी हो सकती है। उसकी वजह आपके आर्टिकुलेट्स वीक हो सकते हैं, आपकी टंग बड़ी हो सकती है, आपकी वोकल कॉर्ड्स में प्रॉब्लम हो सकता है। मेरे पास कुछ आते हैं लोग वेबसाइट सवाल पूछते हैं जी हम आपको दिखाने आ रहे हैं, ये बताइए ये स्टटरिंग कितनी जल्दी में ठीक हो जाएगी, कितने सेशन लगेंगे। मैंने कहा यार कोई मोटरसाइकिल प्लग तो है नहीं कि मैं लगा के इसको ठीक कर दूं। व्हेन यू कम टू मी तो मैं आपको असेस करूंगा, देखूंगा, फिर पता चलेगा कि फंक्शनल है या साइकोलॉजिकल है। फोन पे उनके प्रॉब्लम दूर हो जाए। जी फोन पे हो, मुझे एस्टिमेट भी दे दें कितने दिन में ठीक हो, छात्र यही बता दें कितने पैसे लगेंगे। मैं कहा यार ये काम तो मैं नहीं कर सकता, जब आप मेरे पास आएंगे तो मैं देखूंगा। तो ये मिसकंसेप्शन है हमारे यहाँ, ये नहीं होनी चाहिए, बाकायदा देखना चाहिए। एक है साइकोलॉजिकल, जो मेरे स्कूल कॉलेज के बच्चे आते हैं उनमें साइकोलॉजिकल है। जी बिल्कुल। किसी अथॉरिटी फिगर के जब उनके सामने आता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, उसके सामने एकदम स्ट्रटर करने लगते हैं। जी सब प्रिंसिपल आ गया,
कोई हाई फाई ऑफिसर आ गया, जी जी सर, क्यों भाई, कॉन्फिडेंस से बात करें। दूसरी एक होता है प्रेजेंटेशन के दरमियान बच्चों को प्रॉब्लम आता है। बहुत ज़्यादा। प्रेजेंटेशन में ये होता है कि उनकी एक तो वजह ये होती है कि तैयारी उनकी सही नहीं होती, बाज़ औक़ात उन्होंने वहाँ से उठाया, कॉपी पेस्ट किया और लगा दिया, उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती सब्जेक्ट के बारे में। अब सवाल अगर उन्हीं के ऑडियंस में किसी ने कर दिया, उन्हीं की क्लास फेलो ने, तो परेशान हो जाते हैं। लड़कियों में होती है चीज़ कि इसको एक सवाल में बोल्ड कर देते हैं, और लड़का जो है वो किसी और चीज़ में लगा होता है, तो उसको चाहिए कि अपनी चीज़ की पूरी तरह तैयारी करे, प्रॉपर उसको थॉरो करे, कॉपी पेस्ट ज़रूर करें, लेकिन उसको अंडरस्टैंड भी करें। सिर्फ कॉपी पेस्ट इज नॉट इनफ। इस AI से आप चीज़ बनवा रहे हम हैं, देखते हैं कि मिस्टेक करते हैं कि हमने एज इट इज कॉपी पेस्ट करते हैं तो बाद में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। फुल स्टॉप नहीं वो देना। टोन अखबार में काट करना है ना आप अपनी खूबसूरत तरफ से। बात आपने की सर। जी। शायद अब मैं ये कहना था कि आपने कोर आइडिया ले लें, जी, बिल्कुल लेकिन ऐसा होता है। चेंजेस करके आपको अपनी नीड के हिसाब से करें, ताकि जैसे अब शाह साहब के पास अगर पहुंच गई कॉपी तो शाह साहब को पता चल जाएगा कि कॉपी पेस्ट है टोटल, इसमें कोई चेंज नहीं, अपना माइंड यूज नाम करें। भी मेंशन होता है ना नीचे, राबिया। बड़ा चैट किया वो भी बन जाए। इवन हमारे अभी एक मैं ऑफिशियल में वो देख रहा था कि उन्होंने कोई लेटर देना था तो वो उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो बड़ी शर्मिंदगी होती नहीं है। सर, वो भी एक तरह के देखिए, वो जिसकी आप बात कर रहे हैं वो एक खास किस्म का एक्स पे छपा था, जिसने जिसको भेजा था, जी बिल्कुल। उसने उसको एज इट इज आगे जाने दिया, तो नतीजे के उसका नाम भी आ गया, तो उसने कहा भाई ये तो चेंज करना था। तो फिर वो लोगों ने क्लिप पर काफी मजाक बना, और हाई लेवल की चीज थी। जी बिल्कुल हाई लेवल, वही तो मैं यहाँ नाम मैं इसमें नहीं लेना बोल चाह रहा, सकूंगा, but- लेकिन बड़ी हाई लेवल था। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन वो कॉपी पेस्ट का जो आपके अगर शौक हो तो कहीं भी आप गलती कर जाते, तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा लाइफस्टाइल की आपने बात की थी, लाइफस्टाइल की तरफ आऊँगा, चूँकि टाइम का मैं शॉर्ट बात कर इसको मैनेज करूँगा। लाइफस्टाइल चेंजेस बेसिकली इंसान की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। अच्छा, लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए, बदलने के लिए आपकी इकोनॉमिक कंडीशन, आपका हेल्थ स्टेटस, आपकी इन्वायरमेंट, आपकी फिजिकल कंडीशन, ये सब चीज़ मैटर करती है। एक शख्स है वो जिम ज्वाइन करना चाहता है लेकिन उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है। एक शख्स है वो वॉक करना चाहता है, उस एरिया में रहता है जहाँ वॉक की फैसिलिटी नहीं है। तो मैं कहता हूँ डिसाइड होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपके पास फैसिलिटीज़ हैं आप अवेल करें। अगर आपके पास बाहर नहीं जा सकते, फिर टाइम नहीं बचता, तो कुछ बाज़ार से चीज़ें मिलती हैं जिम की, आप जाकर घर पे थोड़ा ट्राई कर लें। डिसाइड ना हो, जैसे मैडम ने बड़ी अच्छी बात की, रास्ता निकालें। अपॉर्चुनिटीज़, कॉरिडोर्स हैं, यू नीड टू सर्च देम। नहीं है तो नया इनोवेट कर लें। मैंने आपसे कहा घर में बना लें जिम के पैसे नहीं है 2000 रुपये, घर में कुछ लिया है वहाँ शुरू कर दें। लेकिन कम से कम आप अपने आप को मोटिवेट रखें। स्पेशली जंक फूड का इस्तेमाल हमारी जनरेशन में बहुत बढ़ रहा है, जिसके से कार्डिक एसोसिएशन की वजह से कराची में रिकॉर्ड पे रोज़ाना जो रिकॉर्ड पे हैं 100 हार्ट अटैक होते हैं पर डे, सिर्फ कराची में? जी सिर्फ कराची। और ये वो है जो गवर्नमेंट अस्पतालों में रिकॉर्ड होता है। घर पे जो लोग होते हैं, जो प्राइवेट, उसका रिकॉर्ड नहीं, वैसे मोर देन 300 हो गए पर डे। अब रीज़न जंक फूड, लाइफस्टाइल, जैसे आपने ये जिक्र किया। जंक फूड तो इतना ज़्यादा ज़रूरी बन गया है जेन ज़ी की ज़िंदगी में कि जब तक उसको खरीद के उसकी तस्वीर अपलोड नहीं कर दी जाती, वो खाना भी खाया शुरू नहीं जाता। एग्जैक्टली। तो वो तस्वीर अपलोड करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल। कि दुनिया को बताना है कि जी हमने इस आउटलेट या इस फूड आउटलेट से हमने ये चीज़ खरीदी, अब हम ये खा रहे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम बन गई है नहीं, वो जेन असल में उसको अपनी कामयाबी तस्वर करते जी, हैं, अपनी वो सक्सेस कामयाबी स्टोरी तस्वर- बनाते हैं जी। कि जी हमने ये स्टेटस अप हो गया, अब उसकी वजह मैं आपको इसकी बैक साइड पे भी जी। जाते हैं। हो क्या रहा है आजकल हमारे यहाँ 25-30 साल पहले ये हुआ करता था, आपकी एजुकेशन क्या है, आपके फादर क्या करते थे, उस बेस पे आपकी रिस्पेक्ट होती थी। आजकल हम जो हमारा जो स्टेटस है वो सारा मटेरियल हो गया। आप रहते कहाँ हैं, आपके पास गाड़ी कौन सी है, आपका बैंक बैलेंस कितना, हम इस बुनियाद पे देख लें तो कमर्शलाइज्ड हो गए। अब तो ताल्लुकात भी इसी बुनियाद पे बनते हैं। एग्जैक्टली कुछ ऐसे ही है। लेकिन ये लोग खतरनाक स्टेटस देख रुझान के है। ताल्लुकात बनाते हैं। ये खतरनाक रुझान है जिससे हमारी सोशलाइजिंग तबाह हो गई। अच्छा, कोई भी शख्स ऐसे ऊपर आ सकता है, इसमें वैसा है। अब जो जोर लगा सकता है ऊपर आ जाएगा, कमज़ोर चाहे वैल्यूज़ रखता हो, एथिक्स रखता हो, आगे नहीं आ सकता। आपका जो एजुकेशन कैरिकुलर ए लेवल ओ लेवल की एजुकेशन का स्टेटस कुछ और है, पीलिया स्कूल हमारे जो मैट्रिक में है उनका कुछ और है। कल मेरी एक पेशेंट ने कहा जी 48 में जो सिलेबस बना था अभी तक वही चल रहा है, चेंज नहीं करना जी, हमने चाहते। कल एजुकेशन पे भी बात की, इस पे बड़ी चेंजिंग की ज़रूरत है, आपने भी बात की। शकील साहब आपकी तरफ चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत महदूद है हमारे पास। तो एक कोई हमारा नौजवान अगर सेल्स में आना चाहता है, सेल्स प्रोफेशनल बनना चाहता है, तो उसको आप क्या एडवाइस करेंगे? शाह साहब, सेल्स का इदारा मैंने बताया आपको कि बैकबोन होता है ना, रीढ़ की हड्डी होता है किसी भी कंपनी का, चाहे बिल्कुल वो ऐसा ही है। मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे हॉस्पिटल हो, कुछ क्योंकि आप भी अच्छे से अच्छी प्रोडक्ट बना दो, उसको बेचना एक मतलब एक आर्ट फन है। होता है। आर्ट है, और उसमें स्किल्ड लोगों और मतलब टैलेंटेड लोगों को आप हायर करें जो वाकई प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं और राइट पर्सन को राइट प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। बिल्कुल शाह साहब।
अच्छा शाह साहब, इसमें मेरी नज़र में ये एक वाहिद इदारा है कि ना इसमें रिश्वत चलती और ना सिफारिश चलती, मेरिट चलती है टोटल। क्योंकि आपका आज तक- रिजल्ट आपको बताता है कि आज तक आप क्या दुनिया करते में कोई इदारा ऐसा नहीं है जिसमें सिफारिश ना चलती, रिश्वत नहीं चलती हो। लेकिन सेल्स में बेसिकली आप अपने मेरिट पे आगे बढ़ते हैं। तो सेल्स में आना चाहिए लोगों को। थोड़ा टफ है लेकिन बहुत अच्छा इदारा बहुत है। कुछ सीखने को भी मिलता बहुत है। कुछ सीखने क्योंकि को आप मिलता है। रोज डेली, मतलब मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डेली सीखने को मिलता है सर। इसमें मैं उम्र के एक अच्छे हिस्से में पहुंच चुका हूं, लेकिन आज भी सीख रहा हूं और डेली कुछ ना कुछ सीखने को मुझे मिल रहा होता है। तो सेल्स का ये है कि जब हम आप किसी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, अगर मिसाल के तौर पर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उस प्रोडक्ट की मुकम्मल नॉलेज और उस प्रोडक्ट का कॉन्फिडेंस, यानी वो प्रोडक्ट क्या काम करती है, वो बिल्कुल प्रॉपर गाइड करें अपने कस्टमर को। कीमत का कोई मसला नहीं है, महंगी है सस्ती है, लोग लेंगे आपकी कन्विंसिंग पे। जब आप उसको सही गाइड करेंगे तो वो लेंगे आपसे, लेकिन मिस गाइड ना करें। जो खूबी उसमें नहीं है वो ना बताएं और मिस कमिटमेंट ना करें कि किसी से वादा कर लिया कि भाई फ़लाँ वक्त में फ़लाँ चीज़ आ जाएगी आपको, या पहुंचा दूंगा या दे दूंगा, और वो पूरा नहीं करते तो कस्टमर आपका कमिटमेंट जो है वो आपका एतमाद डिसेबल हो जाता है और फिर आप मज़ीद आगे सेल नहीं कर सकते। अच्छा, कोई भी चीज़ सेल आउट करने के बाद ना उसको फॉलोअप रखें, कस्टमर को अपने लिंक में रखें, क्योंकि उसने वो प्रोडक्ट नहीं ख़रीदी आपसे, उसने आपका एतमाद ख़रीदा है। अब उस एतमाद को अगर आप इग्नोर कर देंगे या उसको फॉलोअप में नहीं रखेंगे तो नेक्स्ट आपसे वो परचेजिंग नहीं होगी। अच्छा, हमारे सेल लाइन में ना आपने भी जैसा बताया, बाकी जी। मेहमानों ने भी बताया कि फेलियर से घबरा जाते हैं। अच्छा, मोदी की बात बताऊं आपको कि हमारा काम ही फेलियर से स्टार्ट होता है। क्योंकि जब हम प्रोडक्ट लेके दुकान पे जाते हैं तो सबसे पहला लफ्ज़ सुनने को मिलता है नहीं, नहीं चाहिए। नई प्रोडक्ट आप लेके गए, आप कितने भी मंझे हों, दुकानदार आपको कहेगा नहीं चाहिए। नई कंपनी आप लेके जाते हैं, वहीं से हमारा काम स्टार्ट हो जाता है और एक वक्त आता है कि वो मल्टीनेशनल कंपनी बन जाती है, वही नई वाली कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी बन जाती है। तो नई से हमारा काम स्टार्ट होता है और मेहनत अगर मुस्तकिल हो, ईमानदारी के साथ हो, खुश अखलाकी के साथ हो तो सेल्स में कामयाबी मिलती रहती है। डेली बेसिस पे, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, डेली बेसिस पे अपनी स्किल्स पे, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे और सेल्स के बारे में कुछ ना कुछ सीखना चाहिए सेल्स के आदमी को। बिल्कुल। जो मुस्तकिल सीख रहा होता है वो एक कामयाब सेल्समैन बनता है। देखिए, पूरी ज़िंदगी मैं ये कहता हूँ कि सीखने और सिखाने के लिए होती है, और जो इस पैटर्न पे काम करते हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं और उनको कामयाबियाँ मिलती रहती हैं। अच्छा, कामयाबी जो है ना एक सफ़र है, ये कोई मंजिल नहीं है। कभी आपको कामयाबी मिलती है, कभी आपको फेलियर मिलता है, और वो फेलियर आपको चार चांद लगाता है, मज़ीद फिर जब आगे जाते हैं मज़ीद कामयाबी मिलती है। लास्ट में मैं चाहूँगा, क्योंकि टाइम बड़ा महदूद है, मुझे एक छोटा सा कोई मैसेज अगर नाज़रीन को देना चाहें तो। सर, मैंने एक मेरे बिल्कुल दोस्त हैं, बिल्डर्स हैं, उनसे एक चीज़ सीखी थी कि बाद औक़ात आप कारोबार करते हैं या जॉब कर रहे होते हैं, सियासत की नज़र हो जाते हैं, आपको निकाल दिया जाता है, तो कुछ अरसे बाद आप मकरूज़ हो जाते हैं, आप अपने आप को महसूस करते हैं मैं बहुत बड़े गड्ढे में गिर चुका हूँ और कहीं से रास्ता नहीं निकल रहा। तो उस वक्त एक तो डिसीजन सही लेना चाहिए, क्योंकि राइट टाइम राइट डिसीजन लेना ही कामयाब आदमी की निशानी है। अक्सर हम ये करते हैं कि राइट टाइम रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, जिससे और ज़्यादा हमें तकलीफ़ होती है। अच्छा, जब आप गड्ढे में गिरा हुआ महसूस करें अपने आप को, तो सिर्फ ये सोचें कि जब हाई राइजिंग बिल्डिंग बन रही होती है तो उसके लिए क्या किया जाता है। एक गड्ढा खोदा जाता है और जितना गहरा गड्ढा होता है उतनी ज़्यादा हाई राइजिंग बहुत बिल्डिंग। अच्छा मैसेज आपने दिया, थैंक यू वेरी मच। जी एम फराज साहब, मैं चाहूँगा आप भी एक छोटा सा कोई मैसेज हमारे नाज़रीन को देना चाहें तो। श्योर साहब, मैं ज़रूर दूंगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसी भी शख्स के साथ कोई मेंटल इशू हो या फिजिकल इशू हो, इसको इग्नोर ना करें, इसको लाइट ना लें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करें, ताकि उसको टाइमली एड्रेस करे, आपको एडवाइस दे सके और आपकी ज़िंदगी में आने वाले मसाइल को ओवरकम किया जा सके, उनके लिए निपटा जा सके।
और एक अच्छी एडवाइस आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को रिस्टोर करें, अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकें। जी आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि हमें टाइमली जो है अपनी डिजीज़ को जो है वो डायग्नोज हो जाना चाहिए, उस पर अगर आप कंट्रोल कर लेते तो आपकी लाइफ बेहतर हो जाती है। Exactly. जी निदा कोई मैसेज? सर मेरा मैसेज जो है तमाम घरेलू ख़वातीन के लिए हैं जो कि ख्वाब देखना चाहती हैं और उनको ख्वाब देखने से रोका जाता है। ज़रूर ख्वाब देखें और बड़े बड़े ख्वाब देखें। सिर्फ ये है कि ख्वाब मुकम्मल करने की स्पीड शायद आपकी कम होगी, लेकिन कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी, पेशेंस, सब्र और टाइम मैनेजमेंट कि आप अपनी घरेलू जो आपकी डोमेस्टिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको और अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस तरह मैनेज करते हुए चल रही हैं। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जिनका आप ख्याल रखें, इंशाअल्लाह आपको आपके ख्वाबों की ताबीर ज़रूर मिलेगी। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने निदा। जी डॉक्टर सिद्रा, आप कोई मैसेज देना चाहें? आज के इस पूरे जो हमारी मीटिंग है इससे मैं कुछ चीज़ें सीख सकी हूँ। शकील साहब से मैंने ये सीखा है कि जो एथिकल गाइडलाइंस हैं ज़िंदगी में, क्योंकि हम भी एक स्किल प्रोड्यूस करते हैं जी, सब बिल्कुल मेंबर्स ऐसा के ही साथ मिलके, तो उसको हमें सेल करना है, लेकिन जिस तरीके से सेल करना है उसमें कंसिस्टेंसी, पेशेंस और साथ ही हर तरह की मतलब वेल्थ की बहुत केयर कर रहे हैं, वहाँ पे हमें हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए। फिर निदा का जैसे कहना यही है कि आप ख्वाब ज़रूर देखें और बड़े ख्वाब देखें, अचीवमेंट के लिए आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए। मैं इसको इस तरह कंक्लूड करूँगी कि आपका ज़िंदगी का जो नज़रिया है ना उसको फिक्स ना करें, क्योंकि आप कोई दरख्त नहीं है जो एक जगह खड़े रहेंगे। आप इंसान हैं और इंसान जो है वो फलता फूलता है और ख़बर तक जो है उसको सीखने का, इल्म हासिल करने का कहा गया है। तो इस हदीस का मफ़हूम यही निकलता है कि जो आपका अभी नज़रिया है उसको मज़ीद रिसर्च के ज़रिए, स्टडी के ज़रिए, लोगों के नेटवर्किंग के साथ अपने आप को इवॉल्व करें और अपने साथ लोगों को इवॉल्व करें। जी आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया। नाज़रीन, अगर आज के इस प्रोग्राम को मैं सिर्फ समअप करूं तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कामयाबी सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं मिलती, बल्कि मुसलसल सीखने, मेहनत करने, मज़बूत सोच के साथ आगे बढ़ने से हासिल होती है। तो आज के तमाम मौजूद मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। निदा आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सिद्रा आपका बहुत शुक्रिया, GM फराज साहब आपका बहुत शुक्रिया, शकील साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज के तमाम इसके बाद में अगर आप अपनी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली लाना चाहते हैं तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते रहिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त, आपका मेज़बान शाह मोहम्मद। जब तक के लिए मैं कहूँगा कि आप अपने और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। रही ज़िंदगी तो कल दोबारा इंशाल्लाह आपसे 10 से 12 बजे मुलाकात होगी, नए मेहमानों के साथ, नई सोच के साथ और नए आइडियाज़ के साथ आपसे मुलाकात होगी और यकीनन फिर आपको और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब चलते हैं काशिफ की तरफ और पूछते हैं काशिफ को कि आप हमें आज क्या सुना रहे हैं। आज का टॉपिक बहुत, और इस टॉपिक के हवाले से एक छोटी सी लाइन। जी बिल्कुल। बढ़ना है आगे हर कदम, जब दम दम, बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम, होगी कभी हिम्मत न कम, है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुस्तुजू जो करे वो छुए आसमान, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा, अपना घर अपनी सरजमी, सब कुछ है बस यही
इतना तो है हमको यकीन, है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुस्तुजू जो करे वो छुए आसमान। मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान।